रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क द्वारा आयोजित गौरवशाली गुजरात कार्यक्रम के माध्यम से आज मुझे गुजरात के विकास की प्रभावशाली प्रस्तुति करने का अवसर मिला है। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकास की राजनीति का नया इतिहास रचा है। उनके ही मार्गदर्शन में गुजरात देश का विकास का रोल मॉडल बना है। गुजरात और विकास एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। स्थिर और मजबूत शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास और लॉन्ग टर्म विजन में गुजरात ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन का लाभ गुजरात को पिछले 2.5 दशक से मिल रहा है। अब देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के साथ आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान दिया है। गुजरात श्री मोदी जी के हर संकल्प, हर विचार को साकार करने में हमेशा अग्रसर रहा है। विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित गुजरात एट 2047 हमारा संकल्प है। हमने उस संकल्प को वास्तविक रूप देने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 रोड मैप भी बनाया है। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि ऐसा विजन डॉक्यूमेंट रोड मैप तैयार करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। इस रोड मैप में हम 2047 तक राज्य के सभी नागरिकों के लिविंग वेल, अर्निंग वेल को प्राथमिकता दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 2047 तक गुजरात कैसा हो, विकास यात्रा में किस ऊंचाई पर हो, इस विज़न के साथ हमने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं। 2047 तक गुजरात के जीएसडीपी को हमने 3.5 ट्रिलियन US तक ले जाने का ध्येय रखा है। राज्य की पर कैपिटा इनकम 2047 तक 38 to 43,000 US करने का भी हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में देश ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प दिया है। हम गुजरात को इससे पहले ही मतलब 2047 में नेट जीरो एमिशन बनाने के टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। रोजगार सृजन में भी नारी शक्ति में 42% के वर्तमान पार्टिसिपेशन को 2047 तक 75% तक ले जाने का हमारी मंशा है। गुजरात में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाल एवरेज 70 ईयर है, जो हम 84 तक ले जाने की चाह रखते हैं। राज्य में एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और 100% मिले, हेल्थ कवर मिले, सभी को शिक्षा मिले, हवा, शुद्ध हवा, पानी के साथ स्वच्छता सभी का स्वभाव बने, सभी को समान अवसर मिले, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विचार देश को दिया है, उसे भी हम भलीभांति चरितार्थ करने गुजरात प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के रोड मैप तथा विजन को गति देने हमने नीति आयोग की पैटर्न पर ग्रिड गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन भी कार्यरत किया है। ग्रिड एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रही है और उद्योग, कृषि, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर में संतुलित आर्थिक विकास के लिए सुझाव दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में हुए औद्योगिक विकास के कारण शहर आर्थिक गतिविधि के बड़े केंद्र बन रहे हैं। आर्थिक विकास के ये केंद्र 2047 तक कैसे होंगे, उसका अभी से ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजन करके शहरों और आसपास के क्षेत्रों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया है। हमने नीति आयोग की मदद से
सूरत के आसपास के क्षेत्रों को स्ट्रेटेजिक रीजनल डेवलपमेंट के लिए सूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। गुजरात के अन्य 5 क्षेत्रों के विकास के लिए भी मास्टर प्लान तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी पर फोकस से आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। वाइब्रेंट समिट की 2 दशक की सफलता और हम वोकल फॉर लोकल से हमारे जिला तहसील तक विकसित कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण के लिए गुजरात हमेशा अग्रसर रहेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है गृह, और जब हम विकास यात्रा की बात करते हैं तो उसका एक बहुत अभिन्न अंग होता है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज इफ़ देर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर दे कैन नॉट बी प्रॉपर डेवलपमेंट। और गुजरात की हमेशा से तासीर रही है कि जो समाज व्यवस्था है वो बड़ा ध्यान रखती है इस बात का कि कानून कंट्रोल में रहे। और क्योंकि मैंने बहुत करीबी से गुजरात को देखा है, ज़मीन पे रहा हूँ, छोटी छोटी स्टोरी से बड़ी बड़ी स्टोरी कवर करी हैं, पर अब जब मैं दिल्ली से देखता हूँ तो एक नया पैटर्न कुछ दिनों से मुझे देखने को मिल रहा है, जो आमतौर पर हम दिल्ली से बैठ के देखते हैं तो शायद सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था कुछ समय से। अभी मैं गुजरात से भी उस तरह की खबरें देख रहा हूँ कि एनकाउंटर हो जाता है, गोली चला देते हैं। अगर कोई पकड़ में आता है जिसका लगता है कि जिसने पता चलता है कि उसने क्लियरली कुछ कानून का उल्लंघन किया है और एक बहुत गलत दिशा में कुछ कदम उठाया है, तो ये शूट करने की बात कहाँ से गुजरात में आ गई है? एनकाउंटर्स कैसे हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले गुजरात कानूनी व्यवस्थाओं में मानने वाला राज्य है। हम सही तौर से नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। कानून ने बनाए हुए जो भी प्रावधान है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आज आप सबसे बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि कोई दरिंदा मेरे राज्य की 5 साल की बेटी पे बलात्कार करे, आप इस परिस्थिति को समझ सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से। और वो बलात्कारी को पुलिस जब पकड़ने जाते वक्त भागने की कोशिश करे, पुलिस पे हमला करने की कोशिश करे, तो पुलिस अगर इस मौके पे सामने जवाब नहीं देगी तो ऐसे दरिंदों को रोकना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ये लव जिहाद पे जो आप पीछे पड़ते हैं, लव से क्या प्रॉब्लम है? जिहाद से प्रॉब्लम है, लव से क्या प्रॉब्लम है? एज अ यंग लीडर, देखिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, आप भी कर सकते हो। लेकिन मेरी एक ही विनती है आपसे कि अगर आप किसी से प्यार करो ना, तो उससे आपकी सही आइडेंटिटी देके प्यार करना। मेरा विरोध ये केवल और केवल अपना नाम, अपना धर्म, ये सभी चीज छुपा के मेरे राज्य की बेटियों को जो उल्लू बनाते हैं ना, जो उनका जीवन बर्बाद करते हैं ना, उनसे ही मेरा विरोध है। कोई सलीम सुरेश बन के मेरे राज्य की भोली भाली बेटियों को फंसाए और उसका विरोध ना करूं मैं और उसका सामना ना करूं मैं ऐसी राजनीति नहीं कर सकता। इट्स अ क्राइम। नहीं, आप क्लियर एकदम थोड़ा जोर से बोलिए तो सब सुन पाए। मैंने कहा ना, इट्स अ क्राइम। देन खाली क्राइम है? ये सामान्य क्राइम है या ये मॉरल क्राइम है? मॉरल, मैं तो इससे गंभीर क्राइम किसी को नहीं मानता हूं। आप सोचिए, एक 18, 20, 22 साल की बेटी अपने जीवन का सपना किसी के साथ देख रही है। जिस माता पिता ने उसको जन्म दिया है, उससे ज़्यादा विश्वास
वो लड़के पे करने लगती है। वो बेटी जा पली भली सबको छोड़ के वो लड़के पे विश्वास करके उसका पूरा परिवार छोड़ के जाने के लिए रेडी होती है, और तब जाके पता चले उसको कुछ सालों के बाद कि ये तो कोई और निकला, इसने मुझे नाम गलत बताया था, इसने मुझे धर्म गलत बताया था, तो ये फरेब नहीं है तो क्या है। साहब आपने तो उसका पूरा जीवन बिगाड़ लिया। खाली उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का जीवन बिगाड़ते हैं ऐसे लोग। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, समाज के अंदर उसके माता पिता की जो परिस्थिति, उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त, सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं। ये खून से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। वो लड़की ज़िंदगी भर जिएगी लेकिन उसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आ पाएगी। आपने ज़िंदगी भर उसकी हंसी छीनने का काम किया है। आपने ज़िंदगी भर वो लड़की किसी और पे विश्वास ना कर पाए उस प्रकार की आपने उसकी हालत की है। उसके साथ तो मैं ये मानता हूँ सख्त से सख्त कानून लागू होना ही चाहिए। और इसमें अगर आप मुझे जो भी आरोप देना चाहते हो मैं वो आरोप लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मेरी राज्य की ऐसी भोग बनी हुई बेटियों के साथ खड़ा रहूंगा और मजबूताई से खड़ा रहूंगा। क्या तो पहला सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण होगा आपसे, क्योंकि हम जब भी अपनी फील्ड, अपनी कोई एक जॉनर को चेंज करते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से दूसरे जोन में जा रहे हैं। हाउस पॉलिटिक्स ट्रीटिंग यू? अच्छा लग रहा है राजनीति को और पॉलिसी मेकिंग को समझकर, शिक्षा क्षेत्र को समझकर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आर भारत के इस मंच के माध्यम से मुझे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए जो अवसर मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ आपका जो सवाल था, एक्चुअली हम लड़कियों ने अभी नाउ डेज जो एक नरेशन चल रहा है कि हम बहुत ही यंग डेज से अपना जो करियर होता है या व्हाट वी आर वांट टू डू वो हम डिसाइड करके चलते। आपने भी किया होगा, बहुत ही पहले सपना देख लिया होगा और उसको कैसे पूरा करना है उसमें हम जो बहनें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो मेरा भी एक था कि स्टैंडर्ड 8 से ब्यूरोक्रेसी में आने का एक स्वप्न था। उसके बाद मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और देन आई वेंट टू दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज और साइमल्टेनियसली मेरा इंडियन एयरफोर्स का प्रिपरेशन भी चल रहा था। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दिमाग में ये पहले से बैठा हुआ था कि देश को कैसे सर्व किया जाए, सोसाइटी को कैसे सर्व किया जाए। अल्टीमेटली हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, वो मानवी मानव थाव तो घणो। ये बहुत ही एक अच्छा सेइंग है कि अल्टीमेटली हमारा एज ए ह्यूमन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी को सर्व करना है फॉर द बेटरमेंट, और भावी पीढ़ी को हम कैसे उस दिशा में आगे लेके जाए अपने एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले से था, मीडियम चेंज हो गया, एकेडमिक बैकग्राउंड से थोड़ा ये पब्लिक सर्विस का बैकग्राउंड जुड़ा, बट इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। बट स्टिल आई एम इन माई लर्निंग फेज, सीख रहे हैं और सीखते सीखते भारत का जो भावी है उसको एजुकेशन के माध्यम से कैसे हम विकसित भारत में जोड़ सके, वही एक प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है। जब आपको एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा क्षेत्र में जिम्मेदारी मिली तो आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टी, आपको क्या इसमें खामियां नज़र आई और क्या ऐसा लगा कि ये वर्क डन है, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी ऐसा है कि इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? सी, एजुकेशन इज़ अ कांस्टेंट फ्रेमवर्क। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये लूप था, लेकिन हाँ जो नीति विषयक जितनी भी बातें हैं उसको हम कैसे सुधार कर ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। बिकॉज गुजरात बहुत ही फॉर्चुनेट स्टेट रहा है कि हमारे ऑनरेबल पीएम सर का भी लीडरशिप हमें 2 दायकों से ज़्यादा यहाँ पर गुजरात में देखने को मिला, महसूस करने को मिला, और सभी दायरे में प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने अपना जितना भी योगदान दिया जा सके उतना दिया। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने कन्या केणवनी की भी शुरुआत की, साथ ही साथ शाला प्रवेश उत्सव जो स्टेट का वेरी फर्स्ट ऑन कंसेप्ट था कि ड्रॉप आउट रेशियो में हम कैसे कटौती कर सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा स्कूल में कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये काम चालू किया था 2003 में। देन ऑनवर्ड्स धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसी पॉलिसीज़ हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जन्म हुआ। उसके माध्यम से गुजरात को हम एजुकेशन में कैसे बेटर
कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी अभी काम चालू हो रहा है। तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, एक हिस्सा ख़त्म नहीं होता है, उसके साथ साथ दूसरा जुड़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन के माध्यम से हम भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। आपके जो पति हैं उनका जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक्सपीरियंस है, वो स्पोर्ट्समैनशिप आपके काम आती है? वो आपको मेंटोरिंग करते हैं कि किसी दिन कुछ हुआ कि आपके अनुसार चीज़ें नहीं हुई, और स्पोर्ट्समैन को कहते हैं कि बहुत सकारात्मक होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेट गो कर देते, तो हाउ इट हेल्प्स यू? दो चीज़ पे उनका ज़्यादा जोर होता है। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, बाहर की जो जैसे वर्क फील्ड की बात होगी घर पे लेके कैसे नहीं आना है, वो बाहर ही छोड़ देना है। तो वो एक मैंने सीखा है उनसे कि उनका अभी एक दशक से ज़्यादा उनका करियर हो गया, 17 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दे दिए हैं। तो उसके बावजूद कभी उनका स्ट्रेस, कभी गेम अच्छी गई नहीं गई, या उनका जो परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा कैसा नहीं, वो सब हमारे घर के दरवाजे के बाहर छोड़ के आते हैं। घर में आए तो वो सिर्फ पापा हैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो एक जो वो सीख मुझे मिली कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, जो आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसका, और दूसरा जो है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अपना 100% देना। दैट्स द अल्टीमेट वे टू जस्टिफाई योर डिपार्टमेंट कि आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, ये छोटे छोटे फंक्शन है, वो सबको संयुक्त मिलाकर ये सिस्टम पूरा बनता है। आपका काम है कि आपको अपना 100% देना है और टीम को कैसे जिताना है। तो हमारी जो टीम गुजरात है उसको जिताने के लिए हम अपना बिट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक फिजिकल फिटनेस की बात होगी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमें बार बार बोलते रहते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट, और हमारा जो भारत है उसको हम हेल्दी बनाना चाहते हैं मेंटली, फिजिकली। तो उस डायरेक्शन में भी कांस्टेंट उनका हैमरिंग होता है कि फिटनेस पे ज़्यादा जोर देना है। अगर तो वो आपकी फिटनेस के लिए बात कहते हैं या फिर स्कूल में प्रोग्राम्स होने चाहिए फिटनेस? नहीं, होने चाहिए स्पोर्ट्स के माध्यम से। अभी एक ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ की बिडिंग की हम बात करें तो मैं अभिनंदित करना चाहूँगी हमारी गुजरात गवर्नमेंट को कि हमें वो बिड मिला, और पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है कि गुजरात में कॉमनवेल्थ हो रहा है। तो हम एथलीट्स को कैसे रेडी कर सकते हैं? स्कूल के माध्यम से एक ऐसा मॉडल स्कूल होना चाहिए कि जहाँ सिर्फ एथलीट्स का ही प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिशियस वैल्यू हो गया, फिर उनका ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, उनका मेंटालिटी, माइंडसेट कैसा रहता है। तो उस दिशा में भी अभी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। सर, आप समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हैं, टिप्पणियां करते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। इसके साथ साथ आपने संस्कृति, राष्ट्र और ये सारी बातें की। मैं आपसे थोड़ा सा अलग ले जाके एक और टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि इसमें राष्ट्र निर्माण की भूमिका में एक नरेशन सेट करने में कलाकारों को भी बड़ा योगदान रहता है। अपने पड़ोस में बांग्लादेश है, तो वहाँ पर आजकल स्थिति बहुत गंभीर चल रही है। अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ, उन पर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। तो एक कलाकार की दृष्टि से और पड़ोसी के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं? निश्चित रूप से एक हिंदू को, एक बच्चे को उसने उसकी मान्यता के अनुसार कुछ बोला और उसको जमाव ने जिंदा फांसी दिया, मारकर जला दिया। इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, कोई टिप्पणी आकर नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने आपको चुना कि आप तो इस पर कुछ बोलेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज देखिए, हमको इसका संज्ञान लेना ही चाहिए और हमें व्यक्त होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, बट सर क्वेश्चंस बहुत रेकरिंग हैं कि दूसरे मुल्क में, गाज़ा में, पैलेस्टाइन, ये मुद्दे पर बहुत, मैं ट्वीट्स गिनवा सकती हूँ आपको। उस पर हम देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है, आप कूल लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं पता नहीं क्या लग रहे हैं। लेकिन अगर आपके देश में कुछ हो रहा है, आपके धर्म विशेष से जुड़े शख्स को कुछ हो रहा है, आप उस पर कोई ट्वीट नहीं करते, देयर इज अ साइलेंस। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ नहीं लिखा बहुत बॉलीवुड एक्टर्स ने। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक ये फैशन है, बहुत सालों से चलती आ रही है। तो ये भी एक युग जो है, ये भी जो चुलबुले लोग हैं, जो जैसे कुछ होता है तो बिल में से बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं, ओके, और जो चीज़ होती है उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में नहीं बोलते। क्यों? अब वो मुझे नहीं मालूम, हो उनको मालूम। लेकिन हम मुखर होके बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, क्यों ये इसका कारण नहीं मालूम, जो भी कारण होगा। देखिए, चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो ये लोग उन्हीं कम्युनिस्टों को उनकी सहायता के लिए बात कर रहे थे।
जो यहाँ रह रहे थे। ओके, आज कम्युनिज्म सारे विश्व में खत्म हो चुका है, फिर भी वो झंडा लेकर चल रहे हैं। सर, ऐसी स्थिति में सहानुभूति, संस्कृति, संवाद, क्योंकि हम संवाद करने बैठे हैं, इसकी क्या भूमिका समझते हैं आप? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि हमारी भाषा, हमारी माँ, हमारी मिट्टी और हमारी मातृभाषा, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति का जतन जब तक, क्योंकि क्या है, इस देश को मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति दी, वो शिक्षा पद्धति ने, देखिए हमारे घर में हम जो पहरवेश पहनते थे, हम जो पहनावा पहनते थे, आज मतलब हम लेखनिक हो गए, हम पहनावा भूल गए, लेकिन हमारा कल्चर का जो धागा है वो हमने टिका के रखा। लेकिन उस पे जो धूल बैठी थी वो राख थी, वो राख थी मैकॉले की शिक्षा पद्धति। वो उसने जो पत्र लिखे हैं अपने पिता को, उसमें लिखा है कि मैं जो शिक्षा पद्धति दूंगा वो शिक्षा पद्धति से आने वाले 100 साल तक आप देखना कि हर हिंदू के घर में भगवत गीता अवश्य होगी, लेकिन उस भगवत गीता को कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैकॉले जानता था, हर आक्रांता ये जानता था, हर आक्रमणकारी ये जानता था कि इनके मूल्यों को, इनकी संस्कृति को ये अगर हम नष्ट करेंगे, इनकी मातृभाषा के प्रति इनके प्रेम को अगर हम नष्ट करेंगे, तो ये हमारी भाषा को और हमारे सतह लेवल पर हमारे संस्कृति का वो एक्सेप्ट करेंगे। और ये मैकॉले उसमें जीत गया। और आज भी देखिए, आज भी कई लोगों को हम पूछते हैं कि भैया भगवत गीता का सार क्या है, हमारे ही लोगों को मालूम नहीं है। तो ये उस शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि 200 साल तक उन्होंने हम पर राज किया। और दूसरी बात, हम सबको एकत्रित होना चाहिए, हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को, और जो भारत में रहता है वो हिंदू है, वो हिंदू एक जीवन पद्धति है, तो उसको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और वो अगर जागरूक नहीं होगा इसके लिए, तब तक ऐसी बातें होती रहेंगी। और जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम संगठित नहीं थे इसलिए सब लोगों ने हम पर आक्रमण किया आज तक।